हेलो गाइज, ट्रिनिटी आइस क्लास में आपका स्वागत है। यूपीएससी की जो प्रीलिम्स की एनालिसिस चल रही थी उसकी अगली कड़ी लेके आ चुके हैं हम। इसके पिछले क्लास में हमने दिया था सहायक संधि। अब देंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति, व्यक्तिगत का सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि साम्राज्यवादी विस्तार की नीति के क्रम में अंग्रेज ने कंपनी, अभी तक कंपनी जो है अंग्रेजी कंपनी क्या करती है कि विस्तार की नीति आगे बढ़ाती है। उसमें विभिन्न गवर्नर जनरल द्वारा ये काम किए जाते हैं। इसमें पहला काम सहायक संधि के रूप में विलियम द्वारा किया गया था। और जब डलहौजी आया अपने शासनकाल में तो उसने साम्राज्य विस्तार की नीति को छोड़ा नहीं, और भी किए। बीच में जो भी आए इनका काल था 1848 से लेकर 56 तक का। और इनके व्यक्तिगत का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स 57 के विद्रोह का एक कारण भी बनता है, क्योंकि कहा जाता है कि रियासतों को अब क्या करना, डायरेक्ट मिला लेना, अब संधि नहीं करना, अब पूर्णतः उनको अपने कब्जे में करना। इसके पहले जो प्रक्रिया थी वो सहायक संधि थी, बस संधि करके बस सेना रखना है, उससे खर्चे उठाने। अब जो प्रक्रिया अपनाई गई डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में सीधे सीधे क्या करना है कि मिला लेना है। कहा? कंपनी में, डायरेक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लेना है। और उस पर किसी का शासन नहीं। जो वहां नवाब होंगे, पेशवा होंगे, राजा होंगे, उनको पेंशन देके उनको विमुक्त कर देना है। और वहां का प्रशासन भी अब कंपनी चलाए। कंडीशन ये हो गया, प्रशासन कंपनी चलाएगी। यह था कंडीशन था, जो सहायक संधि स्वीकार कर लिए थे और उनके पुत्र नहीं थे और दत्तक पुत्र ग्रहण कर लिए थे, तो उनके लिए भी नियम कानून चेंज कर दिए। बताएंगे 2-3-4 नियम थे उसके, हम बताएंगे। तो ये काम कौन शुरू किया? लॉर्ड डलहौजी किया था। और इसी काम में देखिए झांसी रानी का फोटो लगा है। झांसी रियासत को भी जब वो मिलाने की कोशिश की गई तो 57 के विरोध में खुल के सतारा, झांसी, संबलपुर, जयपुर सबने खुल के विरोध भी किया। और ये कारण भी बन जाता है क्या, डलहौजी का ये व्यक्तिगत का सिद्धांत 57 के विद्रोह। चलिए आते हैं, प्रश्न देखते हैं किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए प्रश्न तो अभी तक सिंपल पूछे हैं। ये 2 और प्रश्न पूछे इसमें कि प्रश्न ये थे कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राष्ट्रीय राज्यों में कि विलय का क्रम बताना। ये प्रश्न बहुत पुराना प्रश्न है। लेटेस्ट में प्रश्न पूछा गया था कि क्या क्या कॉमन कॉजेस थे। ठीक है, कि कौन कौन से कॉजेस थे, सब कॉज बताए। कंसिडर द ऑर्डर ऑफ द मर्जर ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया। झांसी, संबलपुर, सतारा, इसमें क्रम बताना है, किसका क्रम क्या था। चलिए प्रश्न जाने से पहले, इसके उत्तर जाने से पहले हम उसके फीचर्स जानते हैं कि क्या क्या फीचर थे व्यक्तिगत सिद्धांत के, यानी हड़प नीति के, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के। चलिए अब आते हैं फीचर्स पे आते हैं। व्यक्तिगत का सिद्धांत, हड़प की नीति का अभिप्राय क्या होता है। मीनिंग ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी पॉलिसी जो है, एनेक्सिंग पॉलिसी जो क्या होता है। लॉर्ड डलहौजी ने अपनी साम्राज्य विस्तार की नीति को आगे बढ़ाया और महत्वाकांक्षा के लिए विलय का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का कहा। अभी तक दूसरा कि सब सहायक संधि करना, अब है कि डायरेक्ट अपने कब्जे में कर लेना। इस सिद्धांत के अनुसार अगर किसी सुरक्षा प्राप्त राज्य का शासक बिना, देखिए क्या लिखा हुआ है, इस सिद्धांत के अनुसार अगर किसी सुरक्षा प्राप्त राज्य का शासक बिना स्वाभाविक उत्तराधिकारी के मर जाता है, यानी उसकी डेथ हो जाती है, कोई भी राज्य यदि सहायक संधि कर लिया है और वो उसका उत्तराधिकारी नहीं है और उसका डेथ हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो उसका राज्य जो होगा उसके दत्तक पुत्र, गोद लिया हुआ पुत्र को नहीं सौंपा जाएगा। ये कंडीशन आ गई। और यही कंडीशन झांसी रानी के साथ, झांसी रियासत के साथ, यानी अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्रिन, इफ द रूलर ऑफ द प्रोटेक्ट स्टेट डाई विदाउट ए नेचुरल हेयर, देन हिज किंगडम विल नॉट बी हैंडेड ओवर टू हैज एडॉप्टेड सन। यानी एडॉप्टेड सन के बारे में नहीं उत्तराधिकार होगा तो उत्तराधिकारी को गोद नहीं लिया जाएगा। आप हैं, जिंदा है, और जिंदा के बाद आपके पुत्र हो जाते हैं, आप मरने के बाद पुत्र रहता है तब दिया जाता है, मगर दत्तक पुत्र को नहीं किया जाएगा। ये कॉज था इसकी नीति का। अब देखिए क्या लिखा हुआ है कि ध्यातव्य है कि भारत में गोद लेने की प्रथा जो है प्राचीन काल से विद्यमान है। ये बताया है इतिहास, ठीक है, और धर्म और परंपरा दोनों में यह अधिकार सदैव बना रहा। लेकिन डलहौजी ने कहा कि साम्राज्य विस्तार के लिए व्यक्तिगत सिद्धांत का नया हथियार बनाया कि ऐसा नहीं चले। आज भी चलता है, किसी के बच्चे नहीं होते हैं तो क्या एडॉप्टेड सन कर लेते हैं, या बेबी को कर लेते हैं, या लड़का या लड़की, गर्ल्स एंड बॉय एडॉप्ट कर लेते हैं ताकि उनकी परंपरा आगे बढ़ती रहे।
और यह पुराने धर्मों में इसकी व्याख्या भी की गई है। और जिसके तहत उसने उत्तराधिकार गोद लेने की प्रथा पर पाबंदी लगा दी और संतानहीन शासकों के राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने का प्रयत्न किया। और इसने तीन पहलू को, तीन कंसेप्ट को अपनाया। The doctrine of lapse, a new weapon of the expanding his empire, under which the band of the practice of the adopting and heir and try to annex to the state of the childless ruler the British Empire. चलिए देखिए क्या क्या है नीति इसकी, तब बताएंगे हम आगे। तीन श्रेणी बनाया उसने। तीन श्रेणी में क्या क्या श्रेणी रहेगा? प्रथम श्रेणी, फर्स्ट कैटेगरी क्या रहेगा? तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया, यानी थ्री कैटेगराइज किया इसने। प्रथम फर्स्ट कैटेगरी में क्या रहेगा कि रियासत तो वे रियासतें थी जो कभी भी ब्रिटिश शासक के अधीन नहीं रही और न ही वो कर देती थी। ऐसी रियासतों को गोद लेने से कोई हस्तक्षेप नहीं है। ऐसा रियासत जो अभी तक सहायक संधि स्वीकार नहीं किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर नहीं हो, और उसको यदि गोद बच्चा नहीं होता, ये उत्तराधिकारी नहीं हो, तो गोद लेने से कोई हस्तक्षेप नहीं, या आप ले सकते। फर्स्ट कैटेगरी बात। दूसरा कैटेगरी उसने क्या किया, द्वितीय श्रेणी में उसने रखा कि वे रियासत जो मुगल सम्राट के थे या पेशवा के अधीन थे, यानी मुगल सम्राट के शक्तियों को जब छीन हुई और मुगल सम्राट से संधि की थी, यानी कुछ साम्राज्य संधि की थी और पेशवा के संधि की थी, उसके अधीन भी कुछ रियासत रहे होंगे, उन्हें कर देते थे। परंतु अब अंग्रेज की अधीनस्थ थी। इस श्रेणी के राज्यों के शासकों के लिए व्यवस्था की गई थी कि उत्तराधिकार गोद लेने के पहले सरकार की सहमति प्राप्त कर ले, और इस पे ब्रिटिश गवर्नमेंट की बिना सहमति के आप नहीं कर सकते। और गवर्नमेंट चाहेगी तो आपसे क्या कर लेगी, ये जो है सत्ता जो अच्छी मिलेगी और साम्राज्य मिला लेगी, और किया भी गया। यानी the second category included those states which were under the Mughal Empire and Peshwa and paid taxes up to them, but now they were under the British. It was the arranged from the ruler of the state in the category to obtain the consent of the government before adopting any. कहा कि ये मेरी, हम देंगे तभी अनुमति लेंगे, और नहीं तो हम सत्ता को अपने पास रखें, जो टैक्स पेड कर रहे हैं। दूसरी श्रेणी हो गई। तीसरी श्रेणी वो हुई, वो राज्य थे जिनके निर्माण में ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से योगदान था, और ऐसे राज्यों के शासकों के उत्तराधिकार गोद लेने पर पूर्णतः पाबंदी लगा दी गई थी। यानी included the state in which formation to the British government had to direct or indirect contributions, and the rulers of such a state were completely prohibited from adopting and there. या तो ब्रिटिश गवर्नमेंट बनाई है उस रियासत को प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से, वो रियासत नहीं थी। सपोज जैसे मैसूर वाला, मैसूर में जब टिप्पू सुल्तान हार जाते हैं तो वहाँ पुराने राजवंश को उसने स्थापित कर दिया, तो वो राजवंश बनाया उसने, तो उसको भी वो अधिकार नहीं था। यही हाल झांसी में हुआ। झांसी द्वितीय श्रेणी में झांसी आता था कि भाई आप टैक्स दे रहे हैं झांसी रियासत, और टैक्स दे रहे हैं तो उत्तराधिकार में गोद लेने की प्रथा जो थी आपको नहीं मिल सकता, वो मेरे पे डिपेंड करता है। और किया इसने, ब्रिटिश डलहौजी ने क्या किया कि जो मर गए बिना उत्तराधिकार के, मर गए जो राजा जो किंगडम, तो उनको नहीं दिया और उसे डायरेक्ट समाज में ला दिया। तो ऐसे बहुत से स्टेट हुए जो डायरेक्टली उसने क्या किया, हस्तक्षेप किया। इसलिए हस्तक्षेप की नीति बोलते हैं इसको, व्यक्तिगत का सिद्धांत, हड़प की नीति बोलते हैं। और इसी के क्रम में ये जब लगातार हड़पने की नीति अपनाई, जिससे बहुत से रियासत गुस्से में आ गए और उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ क्या कार्रवाई करना शुरू की, और वो लड़ने के लिए तैयार, जिसमें झांसी की रानी जो थी वो भी उभर के आई और 57 के विद्रोह में खुल का विद्रोह किया। अब कौन कौन से स्टेट हैं ये जानकारी होनी चाहिए आपको, कौन कौन से स्टेट हैं। तो पहला जो था सतारा जो था 1848 ईस्वी में, ये पहला स्टेट। चलिए प्रश्न पे आते हैं, वही लिख देते हैं सब पे, सबका मीनिंग वही लिखते हैं कि कौन कब मिलाया, क्या कि यही पूछा जाता है फैक्ट में। पहला उन्होंने मिलाया, सतारा को मिलाया। सतारा 1848 ईस्वी,
पहला ये हो गया। दूसरा ने जैतपुर और संभलपुर को मिलाया, जैतपुर और संभलपुर, देखिए संभलपुर लिखा है ना, संभलपुर प्लस जैतपुर कर लीजिए, ये दोनों को 1849 में ये ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने साम्राज्य में मिलाया। फिर मिलाया बघाट को, बघाट तब 1850 ईस्वी में, 1850 में मिलाया बघाट को, बघाट को 1850 ईस्वी। उसके बाद उसमें मिलाया उदयपुर को, उदयपुर है इसमें 17 1848 यह लिख दिया 1848। उसके बाद उसने मिलाया उदयपुर को 52, 1852 में उदयपुर को मिला के उदयपुर, ठीक है। उसका झांसी, झांसी है, झांसी को 1853 ईस्वी मिला, 1853 ईस्वी में झांसी को मिला। और लास्ट में नागपुर, नागपुर ये 1854 ईस्वी। तो अब क्रम लग जाएगा, पहले किसको मिलाया इसने, पहले 17 को मिलाया, 3 नंबर क्रम ये हो गया। और उसके बाद किसको मिलाया, संभलपुर को मिलाया 1849 ईस्वी में, संभलपुर और जैतपुर को, तो 2 नंबर ये। और झांसी को 1853 में मिलाया, झांसी को 53 में मिलाया, तो 3 2 1, इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 2 1। नोट डाउन कर लीजिएगा पॉज करके वीडियो। 17 पहला हो गया 1848, जैतपुर और संभलपुर 1849, बघाट 1850, उदयपुर 52, झांसी 53 और नागपुर 54। ये क्रम है, ये क्रम याद रखिए, क्रम पूछे जाते हैं। उसके अलावा कि इसकी श्रेणी कितनी है, डलहौजी ने कितने श्रेणियों में बांटा और क्या क्या बांटा, ये भी पूछा जाता है। इसलिए मैंने फैक्ट में बताया भी, प्रश्न आएंगे तो क्या गलत नहीं होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।